एपिसोड की स्टार्टिंग 2003 के सीन से होती है, जहां पर हम दामी और राही को एक जगह पर देखते हैं। वो वहां पर घूमने के लिए आए हुए थे। राही दामी को देखते हुए डॉक्टर की कही हुई बात याद करती है, जहां पर डॉक्टर ने कहा था कि दामी को हार्ट सर्जरीज की ज़रूरत है। इसके लिए अब दामी को बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, लेकिन राही के पास उतने रुपए नहीं थे। तो वो दामी को लेकर उसके बायोलॉजिकल डैड के पास गई थी, जहाँ पर उसका डैड उसे बोलता है कि मैंने तो पहले ही मना करा था इसे पैदा मत करो। वहाँ पर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आता, तो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब दामी को राही एक ब्रिज पर ले आती है, जहाँ पर वो गाना गाते हुए उसे ब्रिज की दूसरी साइड ले जाने के बजाय ब्रिज पर ही खड़ा छोड़ देती है और आगे बढ़ी जा रही थी। दामी को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। वो वहाँ पर अपनी मॉम को बुलाते हुए रोने लग जाती है और राही को हम देखते हैं वो भी कुछ दूर जाकर तेज तेज रोने लगी थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर दामी राही से यही पूछ रही थी कि आपने मुझे उस दिन ब्रिज पर क्यों छोड़ा। राही कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम्हें गलतफहमी हुई है। दामी कहती है कि मुझे सब पता है, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे लगा उस टाइम आपकी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन तब आपकी क्या मजबूरी थी जब मैं बारिश में खड़ी होकर भीग रही थी और बेहोशी की हालत में हो ही गई थी। आपने मेरा बेहोश होने का वेट किया और जब मैं बेहोश हो गई आप वहाँ पर आकर बैल बजाकर भाग गए, लेकिन मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। मैं आपकी ये सारी हरकतें देख चुकी थी। अब राही वहाँ पर चिल्लाकर दामी को चुप होने के लिए कहती है। दामी कहती है कि मैं जानती हूँ आपने ये सब रुपए के लिए किया है, मैं ग्रैंडपा को सब सच बता दूंगी, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन राही अब वहाँ पर दामी को पकड़ लेती है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। उसके बाद वो धक्का देकर उसे एक्वेरियम में दे मारती है। अब दामी काफ़ी बुरी हालत में आ गई थी और राही उसे कहती है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुम्हें जन्म भी दिया। वहाँ पर दामी को गुस्सा आ जाता है और वह खड़ी होकर कहती है कि मैं आपके साथ अब और नहीं रहूँगी, मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती, हमारा रिलेशन अब यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ये कहते ही अपने मॉम डैड के पास वापस चली गई थी। अब दामी अपने मॉम डैड के घर पहुँच गई थी। वहाँ पर उसकी मॉम दामी के साथ बैठी थी, वो उसकी पट्टी कर रही थी। दामी कहती है कि ये सब मेरे कारण हुआ है, सब मेरी गलती है, मेरी सर्जरीज में आपके इतने रुपये लग गए हैं, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी, वहाँ जाकर आपको मेरी वजह से जॉब भी छोड़नी पड़ी। यहाँ पर दामी की मॉम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें अपने लालच के लिए पाल रही थी, अगर मैं तुम्हें नहीं पालती तो मैं मर जाती। वहाँ पर वो ये भी बताती है कि मेरे 5 मिसकैरेज हुए हैं, अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं कैसे सरवाइव कर पाती। और फिर से हमें 2003 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब दामी के पेरेंट्स उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। वो दामी की मॉम से मिलने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो ब्रिज पर सिर्फ दामी को पाया देखते हैं। वहाँ पर वो उसकी मॉम को ढूंढने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर दामी अपने पेरेंट्स को मोनी के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। कहती है कि मैं उसे अपने फ्रेंड मानकर उसकी मदद कर रही थी, लेकिन उसने तो मेरे साथ ही धोखा कर दिया। हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दामी अपने डैड के साथ स्कूल पहुंची हुई थी और वहाँ पर कुछ पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और दामी को स्कूल में एंटर नहीं होने देते। वहाँ पर दामी के डैड लुई जैसे तैसे करके दामी को स्कूल में एंट्री करवा देते हैं। अब जैसे ही दामी अंदर गई थी, वह प्रिंसिपल को चिल्लाकर कहती है कि डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग दोबारा बिठाई जाए। तो प्रिंसिपल चिल्लाकर दामी को कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, एक बच्चे को डिलीवर करने के बाद तुम मेरे सामने ऐसे खड़ी हो। दामी कहती है कि मुझे किसी भी टीचर ने नहीं देखा है बच्चा डिलीवर करते टाइम, आप कैसे कह सकते हो। मैं अपने ऊपर सारे झूठे इल्ज़ाम क्लियर करना चाहती हूँ। जहाँ पर टीचर कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी क्लास टीचर मिस बोंग ने देखा था तुम्हें बच्चा डिलीवर करते टाइम। और यहाँ पर स्कूल की एक स्टाफ मिस बोंग को कॉल करती है और हम मिस बोंग को देखते हैं, जो कि दामी की मॉम से मिलने के लिए जा रही थी। वहाँ पर वो कॉल उठाती है और वहाँ पर उससे पूछते हैं कि यहाँ पर दामी आई हुई है और वो पूछ रही है कि आपने सच में उसे बच्चा डिलीवर करते हुए देखा था। और यहाँ से हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर जब दामी और मोनी साथ में थे, वहाँ पर उन्हें मिस बोंग ने देख लिया था और उनको पता था कि मोनी ने बच्चा को डिलीवर किया है, लेकिन वो कॉल पर झूठ कह देती है कि वो दामी ही थी। इसके बाद वो दामी की मॉम से मिलती है, लेकिन दामी की मॉम साफ मना कर रही थी कि मैं किसी दामी को नहीं जानती, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम चाह को उसके क्लिनिक में देखते हैं, जहाँ वो काफ़ी खुश हो रही थी कि दामी से तो पीछा छूट गया, लेकिन तभी वो निराश हो जाती है ये सोचकर कि राही जल्दी हार नहीं मानेगी। तो वो उसी बोबल इंसिडेंट के पेज को खोलकर वहाँ पर एक पोस्ट डालती है कि उस लड़की की बर्थ मॉम एल्विश मीडिया कंपनी के सीईओ राही है। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है और वहाँ पर कुछ गुंडे जैसे लोग आ गए थे।
दरअसल चा ने इनसे कुछ रुपए लिए थे और यहाँ पर उनकी बातों से ये भी पता लगता है कि चा का जो हस्बैंड था उसका किसी नर्स के साथ अफेयर चल रहा था और वही सारे रुपए लेकर भाग चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ, जहाँ पर सभी बच्चे क्लास में बातचीत कर रहे थे। इतने में हम देखते हैं कि दामी की वीडियो हर क्लास में ब्रॉडकास्ट होने लगती है। प्रिंसिपल जब ये देखते उन्हें काफ़ी गुस्सा आ गया था। मोनी भी क्लास में ही थी जो दामी की ये वीडियो देख रही थी। दामी वीडियो में सबको सच बताने की कोशिश करती है कि वो बच्चा उस दिन डिलीवर हुआ तो था, लेकिन वो मैंने नहीं, मोनी का बच्चा है। वहाँ पर मोनी हैरान हो जाती है और काफ़ी घबरा भी गई थी। फिर स्कूल का स्टाफ उस रूम तक पहुंचता है। रूम का लॉक ऑन करके वो दामी को वहाँ से खींचकर बाहर ले आते हैं। दामी इससे आगे कुछ भी नहीं बता पाती। फिर प्रिंसिपल दामी पर गुस्सा करते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, मोनी का वो बच्चा कैसे हो सकता है। वहीं पर पीछे चारों ओर उसकी गैंग भी खड़ी हुई थी जो कहते हैं कि अगर वो मोनी का बच्चा होता तो अगले दिन वो ऑडिशन देने के लिए कैसे जाती। वहीं पर प्रिंसिपल भी दामी से पूछते हैं कि तुम ऐसे झूठ कैसे कह सकती हो, सभी ने तुम्हें वहाँ से बच्चा लेकर भागते हुए देखा था। दामी कहती है कि मुझसे मोनी ने हेल्प मांगी थी और वो कहा था कि मैं उसके बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाऊँ। तभी मोनी सामने आती है और ऐसे जताती है जैसे कि उसे दामी के लिए काफ़ी सिंपैथी है। यहाँ पर दामी को लग रहा था कि मोनी अपनी गलती मान लेगी और सबको सच्चाई बताएगी, लेकिन मोनी कहती है कि मुझे पहले से ही दामी और उसके अडॉप्टेड डैड के बारे में पता था कि उनका अफेयर चल रहा है। इस पर दामी काफ़ी तेज चिल्लाती है और कहती है कि सब झूठ कह रही है, लेकिन किसी को भी दामी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मोनी ये भी कहती है कि मैं ये प्रूफ भी कर सकती हूँ। दामी हैरान थी ये क्या बोले जा रही है। वहाँ पर फिर मोनी बोलती है कि दामी का लॉकर चेक करो। वहाँ पर जैसे ही उसका लॉकर चेक किया जाता है वहाँ पर एक मैटरनिटी फाइल मिलती है जो कि मोनी ने खुद ही रखी थी चालाकी से, ताकि सारा का सारा इल्ज़ाम दामी पर चला जाए। वहाँ पर दामी हैरान थी कि उसके पीठ पीछे मोनी ने कितनी बड़ी चाल चली। जब प्रिंसिपल उस मैटरनिटी फाइल को चेक करते हैं वहाँ पर उन्हें कोई भी शक नहीं रहा था कि दामी ही प्रेग्नेंट थी और उसी ने बच्चे को डिलीवर किया है। वहाँ पर मोनी की बातें और मैटरनिटी फाइल से सभी लोगों को मोनी पर विश्वास हो जाता है। दामी सभी को चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, लेकिन अब उसकी बात सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। प्रिंसिपल भी ये सब बातें जानकर दामी को स्कूल से एक्सपेल कर देते हैं। अब यहाँ पर मोनी दामी के पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दिया। अब दामी मोनी के जाल में काफ़ी बुरी तरह से फंस चुकी थी, उसके पास कुछ था ही नहीं अपने आप को प्रूफ करने के लिए। इसके बाद हम दोहयुग को देखते हैं जो कि डिसाइड करता है कि वो रिकॉर्डर को लेकर पुलिस स्टेशन जाएगा। ये रिकॉर्डर वही है जिसमें कि जिनमो ने अपने कन्फेशन को रिकॉर्ड करवाया था। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है वो अंदर जाने से पहले दामी को याद कर रहा था कि दामी को भी जिनमो ने फंसाया है और उसे वहाँ पर गिल्ट हो रहा था कि उसने स्कूल में जाकर दामी पर इल्ज़ाम लगा दिए, उसकी प्रॉब्लम्स को और भी बढ़ा दिया। अब ये सब बातें याद कर कर वो पुलिस स्टेशन नहीं जाता, वो अपनी गाड़ी को किसी और रास्ते पर निकाल देता है। वापस से हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर वही यूट्यूबर आए हुए थे और दामी के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को रोक रोक कर दामी के बारे में पूछ रहे थे और उनका इंटरव्यू ले रहे थे। इतने में हम देखते हैं कि दामी भी स्कूल से बाहर आ जाती है और मौका देखकर वो दामी के पास भागते हैं और दामी को परेशान करने लगते हैं। वो उसे पुश वगैरह कर रहे थे जिसमें कि दामी बीच में गिर जाती है। वहाँ पर वो दामी की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि दोहयुग अपनी बाइक के साथ वहाँ पहुँच जाता है और दामी को कहता है कि मेरे साथ चलो। दामी अब हेलमेट पहनकर दोहयुग के साथ भाग जाती है, लेकिन तभी वो मास्क मैन दोहयुग का लॉकेट देख लेता है। पहले वो दोहयुग के साथ ही काम करता था तो वो पहचान लेता है कि वो लॉकेट किसका है। उनके जाने के बाद वो जिनमो को कॉल लगाकर बताता है उसके बारे में। यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं और हम लियुई को देखते हैं जो अपने कॉलेज पहुँचे थे और वहाँ पर अपने बच्चों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो सभी बच्चे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे कि वो कॉलेज को छोड़ दे और रिज़ाइन दे दे। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं हम दामी की मॉम को देखते हैं। वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आए हुए थे जो उनके घर की तलाशी करने की बात करते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि शायद दोहयुग यहाँ हो सकता है। वो जैसे ही घर की तलाशी करते हैं यहाँ पर दामी की मॉम लुई को कॉल लगाती है। उन्हें इन सब के बारे में बता ही रही थी कि वहाँ पर अब पुलिस आ गई थी और लुई को अरेस्ट करने की बात करती है क्योंकि अब लुई के खिलाफ किसी ने असॉल्ट का केस दर्ज कर दिया था, जिस पर दामी की मॉम चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसके बाद हम बॉन्ग को देखते हैं जो दामी के लिए मदद करना चाहते थे और अपने आदमी को कहकर वो एक सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं जहाँ पर डिजिटली लोगों के हुए क्राइम्स को हैंडल किया जाता है। वापस हम दामी को देखते हैं जो दोहयुग के साथ थी और उसे धक्का देकर कहती है कि तुम अब मुझसे क्या चाहते हो, इतनी प्रॉब्लम्स पहले ही क्रिएट कर चुके हो। वहाँ पर दोहयुग कहता है कि इसीलिए तो मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। वहाँ पर वो जिनमो का नाम कहकर उसे बताता है कि यही वो इंसान है जो तुम्हारे खिलाफ ये फेक न्यूज़ फैला रहा है और उस दिन उस लड़की के साथ वही होटल में था
जहाँ पर अब दामी को इतना समझ आ गया था कि उस दिन होटल में मोनी ही थी जो उसकी जगह पर उसका बैच पहनकर चली गई थी। अब यहाँ पर दामी को उसके ग्रैंडपा का कॉल आ रहा था। पहले तो वो घबरा जाती है लेकिन फिर कॉल पिक कर लेती है। वहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे उसी सपोर्ट सेंटर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम वहाँ पर जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।